रक्तगिरी राज्य की सीमा पर लकड़ी के ऊंचे खंभों पर राजाओं के कटे हुए सिर टांगे जाने लगे। हर सिर के साथ एक नाम, एक राज्य और एक अधूरी कहानी जुड़ी होती थी। फिर भी राजा आते रहे। कोई अपने घमंड में आया, कोई अपने साहस पर और कोई केवल रानी की सुंदरता के जाल में फंसकर। बहुत पुराने समय की बात है, जब पहाड़ों, घने जंगलों और गहरी खाइयों के बीच एक राज्य बसा था, जिसका नाम था रक्तगिरी। यह राज्य जितना सुंदर दिखता था, उतना ही भयावह था। दूर दूर तक फैली हरियाली, ऊंचे किले, चमकता हुआ महल, सब कुछ स्वर्ग जैसा लगता था। लेकिन इस स्वर्ग के बीच एक ऐसा सच छिपा था जिससे पूरा संसार कांपता था। इस राज्य की शासिका थी रानी चंद्रलेखा। उसकी सुंदरता के किस्से हवा की तरह फैल चुके थे। कहा जाता था कि जिसने एक बार उसे देख लिया, वो फिर किसी और स्त्री की ओर देख ही नहीं सकता। उसकी आंखों में ऐसा जादू था जो सीधे दिल में उतर जाता था। उसका चेहरा चांद की तरह दमकता था और उसकी चाल में ऐसा घमंड था जैसे पूरी दुनिया उसके चरणों में हो। लेकिन इस सुंदरता के पीछे एक भयानक साया था। रानी चंद्रलेखा घमंडी थी, निर्दयी थी और सबसे बढ़कर खूनी थी। उसने ये घोषणा कर रखी थी कि जो भी राजा उससे विवाह करना चाहेगा, उसे पहले उसे एक कहानी सुनानी होगी। अगर कहानी उसे पसंद आई तो वो विवाह करेगी, और अगर कहानी उसे अच्छी नहीं लगी तो उस राजा की मृत्यु निश्चित थी। शुरू में लोगों को लगा ये केवल डराने के लिए कहा गया नियम है, लेकिन जब पहले राजा की लाश मिली, फिर दूसरे की, फिर तीसरे की, तब सबको समझ आ गया कि ये कोई खेल नहीं था। रक्तगिरी राज्य की सीमा पर लकड़ी के ऊंचे खंभों पर राजाओं के कटे हुए सिर टांगे जाने लगे। हर सिर के साथ एक नाम, एक राज्य और एक अधूरी कहानी जुड़ी होती थी। फिर भी राजा आते रहे। कोई अपने घमंड में आया, कोई अपने साहस पर और कोई केवल रानी की सुंदरता के जाल में फंसकर। हर रात महल में दिए जलते, दरबार सजता और एक नई कहानी शुरू होती। कोई प्रेम की कथा सुनाता, कोई युद्ध की गाथा, कोई देवताओं और राक्षसों की कहानी। रानी हर बार शांति से सुनती, मुस्कुराती और अंत में बस एक ही वाक्य कहती, कहानी अच्छी नहीं है, और अगली सुबह उस राजा का सिर भी सीमा पर टंगा होता। समय बीतता गया और रक्तगिरी का नाम सुनते ही लोग कांपने लगे। लेकिन पश्चिम दिशा में स्थित वीरगढ़ राज्य का राजा आदित्य सिंह इन सब बातों से अनजान था। एक दिन वो शिकार पर निकला। घना जंगल, दौड़ता हुआ घोड़ा और शिकार के पीछे पीछे वो इतना आगे निकल गया कि उसे पता ही नहीं चला कि वो किस दिशा में जा रहा है। अचानक जंगल खत्म हुआ और उसके सामने एक भयानक दृश्य था। खंभों पर टंगे हुए कई कटे सिर। राजा आदित्य का दिल जोर से धड़कने लगा। तभी वहाँ मौजूद एक बूढ़े पहरेदार ने बताया कि ये रक्तगिरी राज्य की सीमा है और ये सब वे राजा हैं जो रानी से विवाह करने आए थे। राजा आदित्य को वहीं से लौट जाना चाहिए था, लेकिन तभी उसने दूर से महल की ओर देखा और उसी क्षण रानी चंद्रलेखा की एक झलक देख ली। वह पल उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा अभिशाप बन गया। उसकी आंखों में बस वही चेहरा बस गया। वो महल पहुंचा, दरबार में गया और बिना किसी डर के विवाह का प्रस्ताव रख दिया। रानी ने वही शर्त दोहराई। उस रात राजा आदित्य ने अपने जीवन की सबसे सुंदर कहानी सुनाई, अपने बचपन की, अपने संघर्षों की, अपने राज्य की, अपने भाई के प्रेम की। पूरी सभा मंत्रमुग्ध हो गई। जब कहानी खत्म हुई तो राजा की आंखों में उम्मीद थी। रानी उठी, मुस्कुराई और बोली कि कहानी अच्छी थी। राजा के चेहरे पर राहत आई, लेकिन अगले ही पल रानी ने कहा कि वो अब अच्छी कहानियों से ऊब चुकी है। उसके इशारे पर सिपाहियों ने राजा आदित्य का सिर काट दिया। वीरगढ़ में जब ये खबर पहुंची तो राजा के छोटे भाई आर्यवर्धन पर मानो बिजली गिर पड़ी। वो अपने भाई से बहुत प्रेम करता था। 3 दिन तक वह चुप रहा, न रोया न बोला। चौथे दिन उसने तलवार उठाई और कसम खाई कि वो अपने भाई की मौत का बदला जरूर लेगा। लेकिन वो जानता था कि सीधी लड़ाई में रानी को हराना आसान नहीं है। उसने समझ लिया था कि रानी की कमजोरी उसकी कहानियां हैं, या यूं कहें कि कहानियों पर उसका घमंड। आर्यवर्धन ने योजना बनाई। वो जानता था कि कितनी भी अच्छी कहानी सुनाई जाए, रानी मार ही देगी। इसलिए उसने फैसला किया कि वो कहानी सुनाएगा ही नहीं, बल्कि रानी को कहानी में फंसा देगा। वो साधारण यात्री के वेश में रक्तगिरी पहुंचा, फिर खुद को एक शक्तिशाली राजा बताकर विवाह का प्रस्ताव रखा। रानी ने शर्त रखी, लेकिन आर्यवर्धन ने कहा कि उसकी कहानी एक रात में खत्म नहीं होगी। रानी को ये नया खेल पसंद आया। पहली रात कहानी शुरू हुई, लेकिन बीच में रोक दी गई। दूसरी रात कहानी और गहरी हो गई। तीसरी रात कहानी में एक ऐसी रानी आई जो सुंदर तो थी, लेकिन निर्दयी थी। चौथी रात कहानी में एक भाई आया जो अपने मरे हुए भाई का बदला लेने निकला था। रानी बेचैन होने लगी। पांचवी और छठी रात कहानी इतनी उलझ गई कि रानी खुद उसमें अपनी परछाई देखने लगी। वो कहानी सुनने की आदी हो चुकी थी। अब वो खुद आर्यवर्धन से कहानी पूरी करने की जिद करने लगी। सातवीं रात आर्यवर्धन ने कहा कि आज कहानी का अंत होगा। उसने बताया कि इस कहानी में वो खूनी रानी अपने ही जाल में फंस जाती है। रानी चंद्रलेखा सब समझ चुकी थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आर्यवर्धन ने अपनी तलवार उठाई और एक ही वार में उसका अंत कर दिया। वो रानी जिससे सारा संसार डरता था, आज खुद मौत से नहीं बच पाई। अगली सुबह रक्तगिरी की सीमा से सारे कटे हुए सिर उतार दिए गए और सबसे ऊपर रानी चंद्रलेखा का सिर टांगा गया। नीचे लिखा था, हर कहानी सुनी जाती है, लेकिन हर कहानी का अंत भी होता है।